हेलो दोस्तों, आज 12 दिसंबर है और अपन आज का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दलवीर भंडारी जी जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं। क्या ये दावा सही है या गलत है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि कल मैंने कहीं किसी व्हाट्सएप ग्रुप यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा, तो मैंने पाया कि कुछ इस प्रकार से वायरल हो रहे थे। और ये भी ट्विटर पर किसी ने लिखा है, किसी यूजर ने लिखा है कि भारत की शानदार जीत, मोदी जी की कूटनीति से विश्व पटल पर ब्रिटेन की हार, ये एक शास्त्रीय उदाहरण है कि कैसे पीएम मोदी ने दुनिया में अपने संबंध विकसित किए हैं। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। हालांकि मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आलोचक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की कोई संशय होती है, यानी किसी प्रकार का कोई भ्रम होता है, वो अपने मन के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अपन ने देखा है कि मोदी जी अच्छा कार्य करें, डूइंग गुड एंड अच्छा करें, ठीक है। लेकिन ये जो खबर है ये गलत है। कैसे? क्योंकि मैंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो कि हैग नीदरलैंड के अंदर अवस्थित है, उसका ऑफिशियल वेबसाइट चेक किया और मैंने पाया कि इसके अंदर मुख्य न्यायाधीश नामक कोई पद ही नहीं होता है। यानी इसके 5 भाग होते हैं, यानी इसके जो नियम रेगुलेशन का जो चार्टर बनाया गया है, स्टेच्यू बनाया गया है, उसके अंदर 5 पार्ट होता है। उसके अंदर 79 आर्टिकल्स हैं। उनमें से किसी आर्टिकल्स के अंदर ऐसा नहीं लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या होगा, कोई मुख्य न्यायाधीश होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया और होता भी नहीं है। हालांकि 5 जज मुख्य न्यायाधीश 5 न्यायाधीश होते हैं, यानी जज होते हैं, ठीक है। उनमें हमारे भारत के न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी साहब भी शामिल है। तो आइए चर्चा करते हैं, क्या है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और क्या है इसकी संरचना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना है वो 1946 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, जो हैग नीदरलैंड के पीस पेसेंस में स्थित है। ये राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है। बता दें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 193 सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 जज होते हैं जो सामान्य तौर पर 9 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन अगर कोई जज बीच में इस्तीफा दे देता है तो उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए नए जज का चुनाव होता है। हालांकि सीधे शब्दों में अपन समझे कि 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें से प्रत्येक 3 साल में 1/3 न्यायाधीश क्या होते हैं, यहाँ से सेवानिवृत्त होते हैं। हालांकि प्रत्येक जज का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे भारत से भी कुछ न्यायाधीश चुने गए हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर, जिसमें है सर बेनेगल राव है, जो कि 1952 से 53 के मध्य, और नागेंद्र सिंह जी, जो कि अपने राजस्थान से संबंधित है, 1973 से 1988 के मध्य। रघुनंदन स्वरूप पाठक, जो कि 1989 से 1991 के मध्य चुने गए। उसके बाद अपने दलवीर भंडारी साहब है, जो कि 2012 तक रहे। उसके बाद में 2017 में पुनः उनको चुना गया। तो हालांकि इनका जो दावा है वो गलत है, क्योंकि ये भी भ्रम में उलझ गए। कैसे? क्योंकि 183 सदस्य इसमें बताए जा रहे हैं कि 183 सदस्यों ने इसका मतलब भारत के पक्ष में वोट किए। हालांकि पक्ष में किए थे, किसके लिए किए थे? न्यायाधीश के लिए किए थे, मुख्य न्यायाधीश के लिए नहीं किए थे। और ये कब किए थे? 2017 में, जब न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी को दूसरी बार जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, नाम आ रहे हैं मुख्य न्यायाधीश पर, तो क्या चुना गया था? न्यायाधीश चुना गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हालांकि एक इसका अध्यक्ष होता है और बाकी 15 इसके न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश से संबंधित कोई ऐसा पद ही नहीं होता है। उसके बाद में भारत ने भेजी अफगानिस्तान को रसद मदद, यानी अफगानिस्तान जो है, जहाँ पर अभी तालिबान का परचम लहराया हुआ है, यानी तालिबान जैसी आतंकी संगठन वहाँ पर काबिज है और तालिबान ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है और वहाँ के लोगों की जो स्थिति है काफ़ी बदतर हो गई है। तो मानवीय आधार पर भारत ने कहा है कि हम अफगानिस्तान की सहायता करना चाहते हैं, ठीक है। तो भारत के प्रधानमंत्री या भारत की जो कार्यकारिणी या रक्षा कार्यकारिणी रसद सामग्री के लेकर यहाँ से अफगानिस्तान पहुँची है कल। तो इसमें क्या है कि एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है, पाकिस्तान हमेशा धर्म के लिए जीने वाला राष्ट्र है, यानी एक इस्लामिक कंट्री है और ये कट्टरपंथी विचारधारा को उत्पन्न करता है। पाकिस्तान कौन? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने क्या कहा है कि भारत यदि अफगानिस्तान की सहायता करता है तो हम भारत को क्या देंगे? अपना जो वायुयान मार्ग है, यानी पाकिस्तान की सीमा से अब भारत का यान यहाँ से उड़कर यहाँ अफगानिस्तान जा सकता है। पहले क्या सिस्टम था, यानी आज से पहले जब भारत ने ये ऐलान नहीं किया था कि हम तालिबान को क्या करेंगे, अफगानिस्तान के नागरिकों की सहायता करेंगे, ठीक है, तो पाकिस्तान ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया। तब क्या था, भारत यहाँ से घूमकर ये
जो अरेबियन कंट्रीज़ जो है यहाँ पर स्थित जो है सऊदी अरेबिया है या फिर संयुक्त अरब अमीरात है, तो यहाँ से क्या होता था, भारत का आयात निर्यात होता था। हालांकि पाकिस्तान ने कहा है कि यदि आप अफगानिस्तान जा रहे हो तो हम यहाँ से जो है वायुयान मार्ग दे देंगे। इतने दिन प्रतिबंध लगाए रखा था, अब पाकिस्तान ने कहा है कि आप अफगानिस्तान जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी हिंदुओं, अनुसूचित जनजातियों में गुलाम कश्मीर से आए नागरिकों को आरक्षण मिल सकता है। तो आरक्षण कैसे मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है, उसके बारे में चर्चा करें। हालांकि बात करें अपन जम्मू कश्मीर के इतिहास की, तो ये काफ़ी बड़ा इतिहास है, इसके बारे में अभी समझना संभव नहीं हो पाएगा इसे छोटे से वीडियो में, लेकिन अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, बेसिक मूलभूत चीज़ें देखते हैं। जिसमें क्या है कि 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर वहाँ के बहुसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के द्वारा वहाँ पर काफ़ी अत्याचार किया गया, और इस अत्याचार की वजह से कश्मीरी पंडितों को देश के विभिन्न भागों में जाने को मजबूर होना पड़ा। यानी कश्मीरी पंडित वहाँ से भाग कर निकले, तो उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि अपने जो दिल्ली है या फिर पास के जो क्षेत्र है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पर इन्होंने शरण ली थी, क्योंकि वहाँ पर कट्टरपंथी समुदाय जो है या फिर जो आतंकवादी है उन पर हमला कर रहे थे, उनकी जाति या सॉरी धर्म देखकर उन पर अटैक कर रहे थे, उनको मार रहे थे, और महिलाओं के साथ में सामूहिक बलात्कार किए जा रहे थे। ठीक है, तो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था। तो ये छवि आप देख सकते हो, ये काफ़ी विचित्र छवि है जम्मू कश्मीर के इतिहास में, यही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो उस समय ये जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित या हिंदू या अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं वो प्रभावित हुए या वंचित रहे, तो उनके लिए अब केंद्र सरकार ने कहा है कि अब जो है इनके लिए विधानसभा के अंदर सीटें आरक्षित की जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी क्या है, विधानसभा है, तो उसके अंदर इनकी सीटें आरक्षित कर दी जाएगी, जिससे इनको राजनीतिक प्रतिफल प्राप्त होगा। यानी राजनीतिक आरक्षण इनको दिया जाएगा, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर। यानी अपन बात करें कि बात है 5 अगस्त 2019 की, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर का एक उपराज्यपाल होगा और लद्दाख का भी एक उपराज्यपाल होगा। ठीक है, और ये उपराज्यपाल किसकी तह पर शासन करेंगे, यहाँ पर केंद्र की तह पर, यानी केंद्र की तहत पर, यानी अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो इनको इंडिकेट करेगा, किसको, उपराज्यपाल है उनको। उपराज्यपाल को जैसा राष्ट्रपति कहेगा वैसा वो करेंगे। और राष्ट्रपति किसके कहने पर चलता है, तो राष्ट्रपति केंद्र सरकार के, यानी मंत्रिमंडल जो है, कैबिनेट है केंद्र सरकार की, यानी मोदी जी के कहने पर चलता है, सीधे शब्दों में अपन कहें तो। यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से यदि शासन की बात करें तो किसका, केंद्र का शासन है दोनों ही जगह पर, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश 2 ये नए बने थे। ठीक है, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, आपको ध्यान रखना है, 9 नहीं है, कितने, 8 है, क्योंकि बीच में 2 केंद्र शासित प्रदेश थे जिनको जोड़कर एक कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था, जब 2019 के अंदर धारा 370 हटाई गई और 35A हटाया गया, तब केंद्र सरकार ने कहा कि एक परिसीमन आयोग का गठन किया जा रहा है, और इस परिसीमन आयोग का कार्य होगा वहाँ की भौतिक सीमा का निर्धारण करना, यानी वहाँ की जो भौतिक सीमा का निर्धारण किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं, यानी कश्मीर के अंदर और लद्दाख के अंदर, उनकी क्या जाति है, क्या धर्म है, उनके बारे में पूरा जो विवरण है वो मिलना जरूरी है, और उसी के अनुसार जो है विधानसभा की सीटों का आवंटन हो सके। ठीक है, और इसके बाद में ये प्रतिवेदन किसको दे दिया जाए, निर्वाचन आयोग को दे जाए, इलेक्शन कमीशन इसको ये प्रतिवेदन दे दिया जाएगा, और उसके बाद में 2022 के बाद में जम्मू कश्मीर विधानसभा के क्या हो जाएंगे, चुनाव हो जाएंगे। ठीक है, उससे पहले होने संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लद्दाख को अलग कर दिया, तो लद्दाख के अंदर 2 जिले आए, और इसके अंदर 20 जिले हैं, किसके अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, तो लद्दाख के अंदर कौन कौन से 2 जिले हैं, एक तो कारगिल है, जो कारगिल वार हुआ था वो यहीं हुआ था, एक तो कारगिल है, और एक है लेह। लेह के बारे में एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि लेह भारत का सबसे बड़ा जिला भी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। 4 नंबर क्वेश्चन अपना है, बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा पंजाब, केंद्र पर लगाया राज्यों के अधिकार के हनन का आरोप। यानी हाल ही में क्या किया, केंद्र सरकार ने संसद के अंदर एक अधिनियम लाई, और बीएसएफ का जो दायरा था, यानी बॉर्डर पर जो सेना रहती है, यानी सीमा सुरक्षा बल जो होता है, उसको 15 किलोमीटर के पहले दायरे में मतलब वहाँ
अपन सीधे शब्दों में कहें कि शासन करने का अधिकार था, यानी वो वहाँ पर कोई भी संदिग्ध नागरिक है या संदिग्ध व्यक्ति है उस पर जांच कर सकता था। ठीक है, लेकिन अब जो है 15 किलोमीटर से ये दायरा कितना बढ़ा दिया है, 50 किलोमीटर बढ़ा दिया है। तो सीमा की बात करें तो पंजाब की सीमा किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है। उसके बाद में बंगाल और असम जैसे राज्य हैं, इन्होंने मांग उठाई थी, जो कि बीजेपी शासित नहीं है। उन्हीं राज्यों ने मांग उठाई जो बीजेपी शासित नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे राज्यों का अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी जहाँ पर राज्य पुलिस का अधिकार होना चाहिए वहाँ पर केंद्र की जो सेना है उसका अधिकार क्यों किया जा रहा है। तो ऐसा मानना है इन राज्यों का, यानी जैसे ममता दीदी जो है वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी है, उन्होंने भी कहा था कि ये मोदी सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। देखिए, बात करते हैं पंजाब सरकार ने क्या कहा। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि अनुच्छेद 131 है, वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य के मध्य कोई भी विवाद है उसको सुलझाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना चाहिए। पंजाब ने आर्टिकल 131 के तहत मुकदमा दायर किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ऐसा किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि भाई ऐसी बात है तो आप क्या करो, हमें बताइए कि आपने ये कदम सही उठाया या गलत उठाया है। 28 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अब देखते हैं 28 दिन के बाद में क्या होता है। तो ये तो बाद में ही आपको समझ में आ सकता है, बाद में अपन देख लेंगे। हालांकि ये जो मुद्दा है अपने केंद्र राज्य संबंध है, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है, जिसको भारतीय संविधान के पार्ट 11 के अंदर परिभाषित किया गया है, जो विधायिक संबंध है आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255 के मध्य। आर्टिकल 245 कहता है कि भारत की जो संसद है वो भारत के किसी भी भाग पर जो है कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये केंद्र राज्य संबंध है, फेडरलिज्म है, जो संघवाद है, उसको प्रभावित करने वाला मुद्दा बताया जा रहा है राज्यों के द्वारा, यानी राज्यों के अधिकारों का हनन राज्य बता रहे हैं। ठीक है, हालांकि केंद्र कह रही है कि जो सीमा का जो संवेदनशील इलाका है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है, और वहाँ पर केंद्र का कर्तव्य बनता है कि वो दायरा बढ़ाकर वहाँ पर जांच की जाए, क्योंकि क्या हो रहा है, बॉर्डर के अंदर घुसपैठ हो रही है। ठीक है, उसके बाद में अपन बाद में इसको देखेंगे जब इसका निर्णय आ जाएगा। केंद्र सरकार जो भी प्रतिवेदन वापस देगी और उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद में 5 नंबर जो टॉपिक है अपना, बलूचिस्तान में विद्रोह और स्वतंत्रता की मांग। बलूचिस्तान जो कि ये जो आज का जो न्यूज़ है, जो बलूचिस्तान में विद्रोह और स्वतंत्रता की मांग, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक खुशी की बात है, खुशी का पल है, और पाकिस्तान के लिए दुखी की बात है। जाहिर है, क्योंकि बलूचिस्तान की कहानी निराली है। जिस प्रकार से अपना कश्मीर है, ठीक उसी प्रकार बलूचिस्तान है। ठीक है, बलूचिस्तान में क्या हुआ, जब 1979 के अंदर माउंटबेटन प्लान आया, और माउंटबेटन ने कहा 3 जून 1947 की योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ये आपको पता है। ठीक है, तब क्या है, ये जो है, ये बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का एक राज्य है, एक स्टेट है, और ये भारत की लगती पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है। ठीक है, ये जो बलूचिस्तान है, यहाँ पर बलूच जाति निवास करती है, जो कि मुस्लिमों को, यानी जो यहाँ जो शिया मुस्लिम रहते हैं उनको अपने से बिल्कुल अलग मानती है। ठीक है, और ये कहते हैं, तो क्या किया, 1947 का माउंटबेटन प्लान आया, तो माउंटबेटन ने 3 स्थितियाँ रखी थी इनके सामने, यानी अविभाजित भारत का कोई भी राज्य, कोई भी रियासत वो चाहे तो क्या रह सकती है, वो स्वतंत्र रह सकती है, वो चाहे तो भारत में शामिल हो सकती है, वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती है। तब बलूचिस्तान ने क्या चुना कि मैं तो स्वतंत्र रहूँगा, यानी मैं ना तो भारत का अंग बनूंगा, ना ही पाकिस्तान का अंग बनूंगा। तो बलूचिस्तान का ये निर्णय था। तब इसको क्या कर दिया गया, यहाँ से माउंटबेटन की तर्ज पर जो है स्वतंत्र कर दिया गया। हालांकि जिन्ना की सेना ने क्या किया, कुछ ही दिन बाद में इस पर कब्जा कर लिया और इसको हथिया लिया, क्योंकि इसके पीछे भी कारण था। जिन्ना चाहते थे कि बहुत सारा जो खनन से संबंधित जो मटेरियल्स हैं, यानी यहाँ से जो है बलूचिस्तान के अंदर खनन होता है और यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ भी निकाले जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसा मानना था जिन्ना को। और ऐसा अब जो है पाकिस्तान का भी मानना है कि इसको अपन अलग नहीं होने देंगे, अलग हो गएंगे तो भूखे मरेंगे। ठीक है, और अब हाल ही में अपन ने देखा कि बलूचिस्तान के लोग जो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से अलग होंगे, हमें एक अलग देश का दर्जा दिया जाए, बलूच जनजाति है वो कह रही हैं। तो इस मुद्दे को विश्व स्तर के जो लोकतांत्रिक देश हैं वो क्या करें, अब उनको क्या करना चाहिए, उनको यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अंदर उसके समक्ष रखना चाहिए। ठीक है,
अब बात करते हैं भारत पर चीन पाक आर्थिक गलियारा जो है उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और चीन बढ़ा रहा अपनी विस्तारवादी नीति। चीन का आपको पता है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के माध्यम से भारत को घेरना चाहता है। यानी चीन प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है, अपना जो ये हिंद महासागर का क्षेत्र है इस पर अधिकार जताना चाहता है, इसको कब्जा करना चाहता है, प्रभाव जमाना चाहता है। तो यहाँ पर हम्बनटोटा नाम का सबसे पहले जो श्रीलंका है, ये श्रीलंका है, यहाँ पर जो श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा नाम का एक बंदरगाह स्थापित किया। उसके बाद में इसने पाकिस्तान के अंदर, यानी ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट का निर्माण किया यहाँ पर समुद्री सीमा पर। उसके बाद में इसने म्यांमार के अंदर किया गया, म्यांमार के अंदर, म्यांमार कहाँ पर, ये है थाईलैंड से थोड़ी ऊपर, ये म्यांमार के अंदर फ्रू नाम का क्या एक बंदरगाह स्थापित किया जिससे म्यांमार और चीन के मध्य व्यापार को बढ़ाया जा सके। उसके बाद में इसने क्या किया, उसके बाद में बांग्लादेश के अंदर चटगांव बंदरगाह स्थापित किया। तो इस प्रकार से ये देखो, इस प्रकार से भारत को घेरने की ये साजिश रच रहा है। ठीक है, अब मतलब भारत के पास के जो कंट्री है वो यदि भारत से व्यापार नहीं करेगा तो कौन करेंगे। तो चीन चाह रहा है कि भारत को कहीं ना कहीं झुकाया जाए, यानी भारत क्या करें, इन देशों पर, यानी साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ है वहाँ पर व्यापार न करें, मैं व्यापार करूँ और मैं दक्षिण चीन सागर से भी आगे बढ़कर, यानी हिंद महासागर की जितने भी कंट्रीज़ हैं जैसे इंडोनेशिया वगैरह, इन पर मेरा एकाधिकार व्यापार के रूप में स्थापित कर लूँ, ऐसा चीन चाहता है। लेकिन भारत भी इसके विपक्ष में अपनी नीतियाँ अपना रहा है। उसके बाद में काफ़ी ब्रेव मुद्दा है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, जिसको समझना ज़रूरी है। क्या हुआ कि इसके अंदर न्यूज़ क्या है कि ग्राहकों के लिए छलावा है कच्चे तेल का सस्ता होना। भारत सरकार के तेल कंपनियों ने चुप्पी साध ली है, जबकि कच्चे तेल के दाम में 17% की कमी हुई है। कच्चे तेल से ब्यूटेन प्रोपेन प्राप्त किया, सबसे पहले जो है इसे क्या क्या प्राप्त किया जाता है, कच्चा तेल जो पाम ऑयल होता है उसे क्या क्या प्राप्त किया जाता है, तो उसके बारे में बात करें। उसमें ब्यूटेन प्रोपेन, एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, जो कि अपन गैस सिलेंडर के अंदर काम लेते हैं ईंधन के रूप में, घरेलू ईंधन के रूप में। उसके बाद में सेकंड स्टेप के अंदर पहले तो ये गैसें निकलती हैं जब खनन होता है तब, उसके बाद में पेट्रोलियम, केरोसिन और डीजल ये एक साथ में निकलते हैं सेकंड स्टेप यानी दूसरे चरण में। उसके बाद में ये नेफ्ता निकलती है। नेफ्ता क्या होती है, तो नेफ्ता होती है जो अपन जो पॉकेट लाइटर होता है ना, उस पॉकेट लाइटर के अंदर जो भरी जाती हैं उसको नेफ्ता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेपोम होता है, उसके बाद में मोबिल ऑयल होता है, उसके बाद में, ठीक है, मोबिल ऑयल क्या होता है, जो ऑयल होता है गाड़ियों के अंदर ऑयल डाला जाता है, वो कल पुर्जा जो होते हैं वो ख़राब होने से या घर्षण को कम करने के लिए, जिससे घर्षण ज़्यादा होगा तो वो कल पुर्जे ख़राब होंगे गाड़ियों के और उससे हो सकता है आग लग जाए, हो सकता है वो टूट जाए। ठीक है, उसके बाद में ग्रीस निकाला जाता है। उसके बाद में पेट्रोलियम जेली, यानी ग्रीस को ही वापस गर्म किया जाता है और उसके बाद में उससे निकाला जाता है पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली क्या होती है, जो कि सौंदर्य प्रसाधन के लिए प्रयोग में लाई जाती है, यानी सौंदर्य प्रसाधन में, यानी जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, इसका प्रयोग करती हैं सौंदर्य प्रसाधन के रूप में। महिलाएं नहीं, पुरुष भी करते हैं। जो वेस्लिन होती है, वेस्लिन वो पेट्रोलियम जेली ही होती है, जो होठों पर, होठ फट जाने की वजह से होठों पर लगाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में मोम जो है, मोम से मोमबत्ती बनाई जाती है और डामर जिससे रोड बनाई जाती है, जिसको चारकोल, असलाप्ट, कोलतार, ये आदि नाम भी इसको कहा जाता है। उसके बाद प्लास्टिक जो है वो भी इससे प्राप्त किया जाता है। हालांकि कुछ वनस्पतिक तेल है उनके द्वारा भी प्लास्टिक को प्राप्त किया जाता है, लेकिन जो कच्चे तेल से जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वो काफ़ी महंगा होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई और अब अपन देखते हैं ये क्या मैटर है, ये मुद्दा क्या है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो अपने ग्राहकों के साथ में छलावा किस प्रकार कर रही है सरकार, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको और मुझे सभी को ध्यान रखनी है कि अपन के भारत के अंदर जो तेल आयात किया जाता है ना, वो तेल या पेट्रोलियम, वो सीधा तेल और पेट्रोलियम नहीं आयात किया जाता, वो क्या किया जाता है, कच्चा तेल जो होता है उसको आयात किया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। जैसे अरब कंट्रीज़ है, अरब कंट्रीज़ यानी अरेबियन कंट्रीज़ जो है, वहाँ से क्या प्राप्त किया जाता है, कच्चा तेल, पाम ऑयल जो है प्राप्त किया जाता है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल कम रेट में प्राप्त किया जाता है। कम तो नहीं कह सकते, लेकिन अपेक्षित रूप से कम रेट में, वहाँ से कम दरों में प्राप्त किया जाता है। जैसे कि अपन मानकर चलें, वहाँ से जो पाम ऑयल होता है, जो कच्चा तेल होता है, वो प्राप्त किया जाता है कितने में, 38 रुपये में।
ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि इतना ही होता है 38 रुपये। पीछे मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में, उसमें 38 रुपये में वहाँ से खरीदते हैं, यानी वहाँ से डॉलर में खरीदे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, लेकिन डॉलर को जब रुपये में कन्वर्ट किया जाता है तो 38 रुपये ही आते हैं। ठीक है, 38 रुपये में वहाँ से कच्चा तेल प्राप्त किया जाता है, जो कि 30 से 40 रुपये क्या करती है भारत सरकार इस पर क्या लगाती है, उत्पाद शुल्क क्या लगाती हैं, उत्पाद शुल्क। जब ये इसका निर्माण होता है यहाँ से, कहाँ से, भारत में आने के बाद, ये तो आया कच्चा तेल आया, और उसके बाद में इसका निर्माण हुआ देश के अंदर आने के बाद में, जब सरकार की जो सरकारी कंपनियाँ हैं, ठीक है, जैसे इंडियन ऑयल है, ठीक है, तो उसके लिए जो सरचार्ज लगाया जाता है, उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, वो लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा 40 रुपये। ठीक है, उसके बाद में अब राज्यों के अंदर जाएगा, तब राज्य कम से कम 30 रुपये तो क्या लगाएंगे, वेट लगाएंगे इस पर, यानी टैक्स लगाएंगे, वेट। ठीक है, अब टोटली अपन जोड़कर इसको देखें तो ये होता है टोटल 108 रुपये होता है। तो पेट्रोल चढ़ने का कारण क्या है, पेट्रोल बढ़ने का, इसकी जो पेट्रोल के दाम है वो बढ़ने के कारण क्या है, तो एक तो उत्पाद शुल्क जो होता है, एक्साइज ड्यूटी जो होती है, एक्साइज ड्यूटी वो केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा लगाती है, जिसको अपन 40 रुपये के रूप में देखते हैं। यानी हालांकि इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 38 रुपये में खरीदा जा रहा है, और 40 रुपये में केंद्र सरकार क्या कर रही है, यहाँ पर 40 रुपये उत्पाद शुल्क लगा रही है। ठीक है, उसके बाद में राज्य क्या कर रहा है, अलग ही क्या लगा रहा है, 30 रुपये वेट लगा रहा है। इससे क्या हो जाता है, यह महंगा हो जाता है। अब क्या है, किसी पेट्रोल को या डीजल को क्या करना है, महंगा या सस्ता करना सरकारों के हाथ में होता है, वो चाहे तो कर सकती हैं। अब क्या करती हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है और केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर आरोप लगाती है। ठीक है, हालांकि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले यानी 4 नवंबर को दीपावली के दिन ही कुछ राहत दी थी कि त्योहारों के सीज़न में, और कहा था कि उत्पाद शुल्क जो होता है उसके अंदर 5 रुपये क्या कर दिया था, उत्पाद शुल्क कम कर दिया था, किसने, केंद्र सरकार ने। ठीक है, पेट्रोल के अंदर 5 रुपये कम किया था और डीजल के अंदर 10 रुपये कम किया था, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, और हालांकि हमारी जो राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट है यानी गहलोत सरकार है, उसने वेट के अंदर कितनी कमी की, वेट जो होता है उसमें कितनी कमी की वो अपन देख सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं की, 0% कमी की। ठीक है, तो राज्यों को भी कोशिश करनी चाहिए। हालांकि कुछ राज्य थे जिन्होंने वेट के अंदर कमी की, जैसे कि पंजाब राज्य है, उसने अपने खुद के वेट के अंदर जो है कमी की, और वहाँ पेट्रोल वगैरह उतर गया था। और पंजाब से लगने वाले कुछ ज़िले हैं राजस्थान के, जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, तो वहाँ के ग्राहक तो कहाँ जा रहे थे, पंजाब जा रहे थे, तो पंजाब से लाकर अपने पेट्रोल भरवा रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसके अंदर $84.18 प्रति बैरल से उतर कर, यानी जो पाम ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो उतर कर कितना हो गया है, 15 नवंबर को कितना हो गया है, वो $74.42 प्रति बैरल हो गया है। यानी अब यहाँ से यहाँ घट गए हैं, यानी 15 नवंबर की बात है, जिसका ग्राहकों को पता ही नहीं चला। किसको पता नहीं चला, ग्राहकों को पता नहीं चला, और ग्राहक कर ही क्या सकते हैं। ठीक है, और कंपनियां क्या करी, कंपनियों को यह फ़ायदा हुआ और ग्राहकों को सीधा किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि कच्चा तेल जो है वो कम हुआ है, कच्चे तेल का जो मूल्य कम हुआ है, तो ग्राहकों को भी फ़ायदा होना चाहिए था, और पेट्रोल और डीजल जो है वो कम होना चाहिए था। ठीक है, तो अपन आगे देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन है, अब खुद के खून से बचेगी खुद की जान। यानी सबसे कम लोगों में पाया जाने वाला जो रक्त शुल्क वो नेगेटिव होता है, लेकिन ओ नेगेटिव से भी ज़्यादा दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है, और बॉम्बे ब्लड ग्रुप पूरे विश्व में लगभग 0.04% लोगों में ही पाया जाता है। यानी कहने का सीधा मतलब ये है कि कोई भी मरीज जिसको ब्लड चाहिए तो क्या कहा जाएगा, उसका जो ब्लड होता है उसको डाइजेस्टिंग के सिस्टम के द्वारा उनको बाहर निकाला जाएगा पहले, और पूरा नहीं निकाला जाएगा, और उसके अंदर ऐसे ही बैक्टीरिया छोड़े जाएंगे जिससे उसके ब्लड का विकास हो सके। क्योंकि ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड है, इसको प्राप्त करना, आसानी से प्राप्त करना संभव नहीं है। बाकी तो जो ब्लड बैंक्स होते हैं वहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे ग्रुप ए है, ग्रुप बी के जो ब्लड है मिल जाते हैं। हालांकि ये ओ है, ये काफ़ी दुर्लभ है, ये नहीं मिल पाते, तो उसके लिए जो है बैक्टीरिया के माध्यम से इसको कम ब्लड को अधिक में बढ़ाया जा सकेगा और उसकी आपूर्ति हो जाएगी। तो ऐसा सिस्टम कलकत्ता की एक अस्पताल ने विकसित किया है। तो ये काफ़ी मतलब इतना खास नहीं है, फिर भी अपन को ध्यान में रखना है, साइंस टेक से जुड़ा हुआ था वो। ठीक है, उसके बाद में भूटान की ज़मीन पर
चीन ने बसाया एक गाँव, ठीक है। भूटान की जो ज़मीन है उस पर चीन ने एक गाँव बसा दिया है, यानी कब्जा कर रहा है चीन। कुछ समय पहले अपन ने देखा था कि चीन और भूटान के मध्य एक विवाद था, वो था डोकलाम विवाद। ये नेपाल है, ये जो नेपाल का क्षेत्र है, और ये भूटान है, और ये अपना भारत है, यहाँ से लग रहा है, और ये बांग्लादेश है, और ठीक है, ये अपने उत्तर पूर्वी भारत का ही क्षेत्र है। उसके बाद में ये म्यांमार का पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो चीन है, ये यहाँ पर चीन की सीमा है। चीन और भारत की सीमा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के मध्य की सीमा को मैकमोहन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये चीन जो क्षेत्र दिख रहा है, इसको डोकलाम प्लेट्यू कहा जाता है, डोकलाम पठार भी कहते हैं अपन। तो ये डोकलाम क्षेत्र है, डोकलाम विवाद भूटान और चीन के मध्य चल रहा था। हालांकि यहाँ की जो सरकार है, अभी जो है चीन जो है अपना विस्तार कर रहा है। चीन क्या कर रहा है, यहाँ पर एक गाँव बसा दिया है, तो वो अभी चर्चा में, तो आपको ध्यान में रखना है। उस गाँव का नाम क्या है? तो उस गाँव का नाम है ग्यालफुग। ग्यालफुग नाम का ये गाँव जो है वो भूटान की सीमा के अंदर चीन ने स्थापित किया है। उसके बाद में माउंट सोमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। माउंट सोमेरु ज्वालामुखी कहाँ पर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है, ज्वालामुखी क्या होती है? पृथ्वी के अंदर के जो चट्टानी पदार्थ होते हैं, वो अत्यधिक ताप और दाब के कारण पृथ्वी के ऊपर की ओर निकलने का प्रयास करते हैं। हालांकि इनको कोई छिद्र नहीं मिल पाता। जब उनको कोई छिद्र मिल जाता है, कोई अवरोध नहीं होता है धरातल पर, तो वहाँ से वो एक छिद्र के रूप में फटकर बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। तो निकलने वाला जो ये बिंदु होता है, इसको करेक्टर कहा जाता है, और ये निकल कर ऐसे जमा होते जाते हैं, ऐसे जमा होते जाते हैं धरातल पर। जमीन से निकले और यहाँ जमा हो, जो मैग्मा होता है वो जमकर यहाँ पर लावा के रूप में यहाँ पर जम जाता है ऐसे। तो जिससे ये क्या बन जाता है, एक ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है। बाद में क्या बन जाता है, ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है, और यहाँ से ये मतलब राख और वगैरह निकलती रहती हैं। और आप ये इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, और यहाँ पर जो ट्रक वगैरह जो है इनको दबा दिया गया। काफ़ी भयंकर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ है, तो ये है अपने इंडोनेशिया के जावा द्वीप के अंदर। जावा द्वीप कहाँ पर है, इंडोनेशिया के अंदर है। तो आपसे पूछा जाए कि सोमेरु ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो सोमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया के अंदर अवस्थित है। उसके बाद में अगला अपन देखते हैं, G7 यूक्रेन के समर्थन में बनाया संयुक्त मोर्चा, रूस को दी खुली चेतावनी। ठीक है, G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7, एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है, जिसमें दुनिया के 7 सबसे विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान और अमेरिका शामिल है। तो इन्होंने रसिया को चेताया है कि यदि आप मानव अधिकारों का हनन करोगे या आप यूक्रेन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करोगे, तो हम तुम्हारा जवाब देंगे, हम तुम्हें जवाब देंगे। तो ये एक ग्रुप बना हुआ है, जो कि जिसका कार्य है कि किसी एक देश पर हमला या फिर कहीं पर लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, तो हम मिलकर क्या करेंगे, कार्य करेंगे, ऐसा इनका कहना है। G7 है, इसका निर्माण या गठन जो है 1975 के अंदर हुआ था, 1975 के अंदर हुआ था। उसके बाद में ये कार्यरत है, और इसमें पहले G8 इसका नाम था। हालांकि 2014 के अंदर जब रसिया ने क्या कर दिया था, यूक्रेन के पास में स्थित क्रीमिया क्षेत्र है, उस पर ज़बरदस्ती जो है आक्रमण करके उसको अपने में मिला लिया था, जिसके कारण इन लोगों की आत्मा काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई, और इन्होंने कहा कि अब रसिया को यहाँ से निकाल दो। तब रूस को G8 समूह से निकाल दिया गया, और उसके बाद में इस समूह का नाम क्या रह गया, G7 रह गया। तो यूक्रेन क्या है, यूक्रेन पहले जो 1990 के अंदर जो रूस का विघटन हुआ था, उससे पहले जो अविभाजित रूस के अंदर आता था। हालांकि रूस का विखंडन हुआ, उसके बाद में यूक्रेन एक अलग देश बन गया था। अब रसिया कह रहा है कि यूक्रेन को हम क्या करेंगे, ये रसिया की सीमा मान लेते हैं, और ये यूक्रेन है, ठीक है। अब यूक्रेन पर रसिया क्या करना चाहता है, अधिकार करना चाहता है। तब ये कुछ लोकतांत्रिक देश हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे और रूस को कड़ा जवाब देंगे। उसके बाद में अपन आज के सेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। उसमें संकेत महादेव सरगर ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप है उस 2021 में कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद में DRDO ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का परीक्षण किस राज्य के चांदीपुर तट पर किया है, तो चांदीपुर तट कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर है। उसके बाद में हाल ही में चर्चा में रही सोमेरु ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है, तो अपन ने अभी डिस्कस किया था, तो इंडोनेशिया के अंदर है। इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है उसके अंदर अवस्थित है। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है, डोकलाम विवाद किन देशों के मध्य है, तो डोकलाम विवाद चीन और भूटान के मध्य है।
उसके बाद में हाल ही में यूनिसेफ का प्रमुख किसे बनाया गया, तो ये आपको ध्यान रखना। यूनिसेफ बच्चों और बच्चों के लिए एक संस्था बनाई गई है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की ही एक संस्था है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का अध्यक्ष कौन बना है, तो ये अमेरिका की एक महिला है जिनका नाम है कैथरीन रसेल। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बच्चों की जो एजेंसी है यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में महासचिव एंटोनियो गुटेरस, यानी यूएनओ जो है उसके अध्यक्ष कौन है, यानी महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस है। उन्होंने कैथरीन रसेल को नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है। उसके बाद में कैथरीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक थी और व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंटियल पर्सनल की प्रमुख है। और कैथरीन ने वर्ष 2013 से 2017 तक वैश्विक महिलाओं के मुद्दों के लिए विदेश विभाग के राजदूत के रूप में कार्य किया, यानी अमेरिका का। और इस पद पर कैथरीन से पहले रसेल हैंटिटा फोर्थ कार्यरत थी, जिन्होंने जुलाई 2021 में पारिवारिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इस्तीफा दे दिया था। अब जो है किसको चुना गया है, कैथरीन रसेल को यूनिसेफ के महासचिव के रूप में चुना गया है। तो खत्म होता है आपका आज का सेशन। बाकी देखेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।